हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? वेलकम टू अपसेल सीरीज। और आज हम बेटा लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट सेल एंड बैटरी। हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्या होता है, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और एक छोटा सा वीडियो को छोटा और क्रिस्प रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में बेटा अभी तक हम ओम्स लॉ देख चुके हैं, बहुत सारी डेरिवेशन कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टिविटी को एड्रेस करा था और उससे पहले रेजिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस करे थे। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो बच्चा पहली बार आया है भैया हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहा है, तो सभी का स्वागत कर रहा हूँ मैं हमारे चैनल यानी फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और मेरा नाम, जी हाँ, वरुण। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं ये प्यारा सा क्यूट सा वीडियो जो कि होने वाला है अबाउट बैटरी। क्या होती है एक बैटरी, क्या होता है एक सेल? आई नो सेल और बैटरी यहाँ पर बात एक ही की हो रही है, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स बैटरी बन जाता है। तो जब भी मैं बैटरी या सेल की बात करूँगा आपसे, तो याद रखिए जब भी मैं बैटरी या सेल की बात करूँगा तो मैं आपको दोनों को एक ही चीज़ तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, हो सकता है मेरे मुंह से कभी सेल निकले कभी बैटरी निकले, लेकिन अपन ये बचपन वाली डेफिनेशन नहीं करेंगे कि ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इज बैटरी। मैं पूछ रहा हूँ कि बैटरी एक्चुअली में है क्या, करती क्या है और प्रोवाइड क्या करती है, देती क्या है? क्या बैटरी करंट देती है या वोल्टेज देती है? दोनों में से क्या चीज़ है जो बैटरी देती है या कुछ और है? इसका सही जवाब है बैटरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। एक डब्बे में कुछ केमिकल का ऐसा लोचा कर रखा है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और केमिकली जितना भी केमिकल डाला है उससे एनर्जी निकाल के हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। यही तो है ना मोटा मोटा बैटरी, जो हमने बचपन में पढ़ा भी है ना। बैटरी प्रोवाइड क्या करता है? तो बैटरी या सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ना आपको करंट लिखना है ना आपको वोल्टेज लिखना है, आप लिखो ये एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमेशा याद रखना, बैटरी ऑलवेज प्रोवाइड एनर्जी, सिर्फ एनर्जी देता है। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या है? कुछ बेसिक सी बात है। सिंबल ऑफ सेल देखिए ऐसे बनाते हैं आप। बैटरी बनानी होती है तो आप ऐसे बना देते हैं, राइट। ये आपके पास सेल और बैटरी का सिंबल है। अब बैटरी इतना तो चलो कोई बेसिक सी बात है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है यहाँ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं बैटरी की जिसमें से हमेशा बच्चों को डाउट रहता है और दिक्कत आती है। कौन कौन से? सर ईएमएफ क्या होता है ये नहीं समझ आ रहा, सर टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है ये भी नहीं पता। टर्मिनल पोटेंशियल, इन दोनों में ही बेसिक दिक्कत होती है। तीसरा तो चलो बेसिक सी चीज़ है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ये क्या है? अरे यार सेल या बैटरी जो होती है उसका खुद का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो आप सर्किट में लगाते हो, ये रहा सेल और ये रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन सेल और बैटरी के अंदर भी तो कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और यही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। मैं ना देखो इसको ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना चाह रहा, मतलब मैं पूरा बैटरी मैकेनिज्म समझाने लग जाऊंगा। मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा कि देखो इलेक्ट्रॉन बीच में फंसेगा, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव में जाता है, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है नहीं, वो पॉजिटिव की तरफ ही जाना चाहेगा। तो कुछ ना कुछ जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसकी तरफ से बैटरी मैकेनिज्म एक्ट हो रहा है और वो उसको घुमा रहा है। मैं इतने में नहीं जाना चाह रहा, सर आपने बता तो दिया ये, लेकिन मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं इसको बहुत क्रिस्प और छोटा ही रख रहा हूँ। तो मैं आज आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का बच्चों को आइडिया है कि बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म। मैं आपको इन दोनों में फ़र्क समझा रहा हूँ। तो इन दोनों का फ़र्क समझते हैं बेटा, आइए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल देखते हैं और आपको बहुत बढ़िया एक फ़र्क समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, ये मेरे पास एक बल्ब है। ठीक है, इसको अपन जलाना चाह रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ये एक बैटरी है। अब इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो सर ये रहा है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है,
अब इस बैटरी को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये रहा एक टर्मिनल और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये रहा एक और टर्मिनल लेते हैं और इसको मैं इधर कनेक्ट करूँगा, लेकिन एक स्विच लगा देता हूँ इसके बीच में। ये इधर ये स्विच लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं वोल्ट मीटर ले लूँ और इस वोल्ट मीटर से अभी स्विच ओपन है, अगर मैं बैटरी का वोल्टेज नापना चाहूँ तो ये मुझे क्या दिखाएगा? ये मुझे क्या दिखाएगा? 9 वोल्ट। ये मुझे क्या दिखा रहा है? बैटरी की वोल्टेज कितनी दिखा रहा है? 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। अब ना मैं स्विच को बंद कर रहा हूं, देखना क्या ये 9 वोल्ट ही रहेगा। आइए बंद करते हैं। 4.50 वोल्ट घट गया। स्विच को ओपन करो, स्विच को ओपन करो, स्विच को ओपन करो और इसको लगा के चेक करो कितना आ रहा है? 9 वोल्ट। मतलब जब इसमें से करंट नहीं निकाल रहा तो कितना शो कर रहा है? 9 वोल्ट्स। लेकिन जैसे ही स्विच को यहां लगाया, करंट चलना स्टार्ट हुआ, तब वोल्टेज का ड्रॉप आया। कितना हो गया? 450 वोल्ट। अब अगर आप इस पॉइंट को समझो, अगर आप इस पॉइंट को समझो तो बैटरी का वो वोल्टेज जो जब उसमें से करंट नहीं निकाला जा रहा था, वो वोल्टेज हमारे पास था 9 वोल्ट। लेकिन बैटरी में से जब वोल्टेज करंट निकाला गया, स्विच क्लोज करा, करंट घूमा, तो बैटरी में जो वोल्टेज बना, जो बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज आया, वो आया 4.50 वोल्ट। क्या आप ये बात समझे? कितना आया? 4.50 वोल्ट। अब इसका मतलब 4.5 वोल्ट कहाँ चला गया? 4.5 वोल्ट खर्च हो गया इस रेजिस्टेंस में, ये बल्ब में, है ना। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन ड्रॉ करना चाहूँ, आपके सामने इक्वेशन बनाना चाहूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी, जो मेरे पास डेल्टा वी है, वो बराबर आया है ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर के। देखो देखो देखो, मैं इसे प्रूव भी करता हूँ। डेल्टा वी कितना था सर? 4.5। अभी छोड़ो इसको, डेल्टा वी कितना था? 4.5। 4.50 इक्वल्स टू 9 माइनस आई। क्या मैं यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये रहा एमीटर मेरे पास। ओके, एक सेकेंड, ये रहा एमीटर। मैं कहीं पे एमीटर भी लगा देता हूँ, एक सेकेंड। आइए एमीटर को भी लगा देते हैं। तो कितना करंट जा रहा है? 0.45, और वोल्ट मीटर को भी इधर लगा के रखते हैं। तो कितना? 0.45 एम्पेयर। यानी ये रेजिस्टेंस कितने का हुआ? एक सेकेंड, वी डोंट हैव एन ओम मीटर हेयर। शायद होगा ओम मीटर, वायर रेजिस्टेंस नहीं, मेरे पास यहाँ पर नहीं है, वरना मैं आपको रेजिस्टेंस भी चेक करके दिखाता। खैर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वी है 4.5, ई है इंटू 9। आई कितना आया बेटा? आई यहाँ पर कितना आया? आई यहाँ पर आया 0.45 इंटू में स्मॉल आर। मतलब इस बैटरी की टोटल ईएमएफ में से, इस बैटरी के टोटल ईएमएफ में से मैं अगर वो वोल्टेज ड्रॉप कर दूं जो यहाँ पर गिर रहा है, तो डेल्टा वी के बराबर जो वोल्टेज ये खाएगा वो आ जाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? डेल्टा वी क्या है यहाँ पर? डेल्टा वी क्या है? ये वो वोल्टेज है जो ये खा रहा है, ठीक है। ई क्या है यहाँ पर? ई है जो इसका टोटल वोल्टेज था जब करंट नहीं निकाला था। आई आर क्या है? आई आर ये स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप है जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में हो रहा है। तो टोटल वोल्टेज में से आई आर को अगर मैं घटा दूं तो डेल्टा वी आ जाएगा। यही हमारी कैलकुलेशन यहाँ हमें बता रही है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ होता है बेटा वो टोटल वोल्टेज जो बैटरी की होती है जब उसमें से कोई करंट नहीं निकाला जाता, यानी ओपन सर्किट होता है। यानी बाजार से जब आप कोई सेल या बैटरी लेने जाते हो तो उस पर जो लिखा होता है ना कि 1.5 वोल्ट का सेल है, वो क्या है? वो मैन्युफैक्चरर बता रहा है कि भैया ये जो बैटरी है ये 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का मादा रखती है जब तक इसमें से कोई करंट नहीं निकालोगे। समझे? वो है ईएमएफ। जैसे ही करंट निकालना स्टार्ट करोगे तो वोल्टेज थोड़ा घटता है, वोल्टेज डाउन होता है। तुमने भी नोटिस करा होगा, तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर लगा है
उसमें जो बैटरियां लगी है वो फुल्ली चार्ज होती होंगी, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है तुम्हारे घर में एकदम से वोल्टेज में ऐसे सडन डाउन आता है, एक हल्का सा ऐसे कट लगते ही डाउन आता है, तुम्हें भी महसूस होता है कि पंखा थोड़ा स्लो हो गया है, हाँ या ना। बहुत देर से लाइट गई है तो बाकी सारे जब पंखे बंद करते हो तो एक पंखा तेज हो जाता है, जब बाकी सारे पंखे चला दोगे तो पंखे और स्लो हो जाते हैं। क्या ये चीज़ नोट करते हो? तो ये चीज़ किस वजह से, ये चीज़ इसी वजह से हो रही है कि जो टोटल वोल्टेज थी जब तक कोई सप्लाई नहीं निकाली वो ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही सप्लाई निकाली तो कुछ रेजिस्टेंस, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ गिर गया, बाकी तुम्हें यहाँ मिलता, और ये डेल्टा वी ई के बराबर नहीं होता। भाई कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। और यहाँ तो दिख भी रहे हैं डेल्टा, देखिए ई कितना था पहले, ये देखिए ई कितना था 9 वोल्ट, और जैसे ही करंट निकाला तो डेल्टा वी कितना आया 4.5 वोल्ट। देखो इसमें डाउट मत रखना कि मास्टर तुमने तो यहाँ लगा रखा है और ये 4.5 वोल्ट है तो ये ई को दिखा रहा है, अरे नहीं, ये पैरेलल में लगाया वोल्टेज इसके, समझे, इसके पैरेलल में लगाया, इसके पैरेलल में। और अगर कोई बच्चा यहाँ से समझना चाहता तो समझ ले भैया, 9 में से आई आर घटा दो, माइनस कर दो 9 में से ये, तो 4.5 आएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ मत देखो, तो मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर देख लो, है तो पैरेलल सर्किट। क्या ये बेसिक आइडिया लगा आपको, समझ आया? अगर ये बेसिक चीज़ तुम्हें समझ आई तो यही बात हम लोग यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपसे ईएमएफ ऑफ अ सेल की बात हो तो ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है? इट इज़ द वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता। और अब तो हमने फॉर्मूला भी देखा, विच इज E इक्वल्स टू V माइनस आई आर। ये फॉर्मूला हमने कब बनाया? जब बैटरी में से सप्लाई निकाल रहे थे, मतलब बैटरी ड्रेन हो रही थी तब। लेकिन यही अगर बैटरी चार्ज हो रही होती कोई एक्सटर्नल और बैटरी, बड़ी बैटरी लगा के, तो ये हो जाता E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। ये क्या है? ये वो वोल्टेज है जो लॉस्ट हो गई, लॉस्ट वोल्टेज बोलते हैं इसको, चार्जिंग के दौरान ही ये इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च हो गई। क्या ये बात समझे? अब ईएमएफ ऑफ सेल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमेशा याद रखना, केवल और केवल 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। सीबीएसई आपसे पूछ सकता है, एक जो इलेक्ट्रोलाइट आप डालते हो ना उसका नेचर कैसा है, और दूसरा कैसी जो आपने प्लेट्स लगा रखी है वो कैसे नेचर की है, मतलब वो किससे बनी है, समझ गए? तो दोनों के, इलेक्ट्रोड के नेचर और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे ही डिपेंड करता है ईएमएफ ऑफ अ सेल। यार सेल समझो ना, जब सेल बना रहे हो तो कुछ निकाल थोड़ी रहे हो, तुम क्या डाल रहे हो? एक डब्बे के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाला और 2 तुमने प्लेट्स लगा दी, तो उन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ईएमएफ इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या है? यही है टर्मिनल पोटेंशियल, डेल्टा वी, यही है टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, ये एक सेल का ही होता है। ये कब होता है? जब करंट निकाल रहे होते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स व्हेन इन अ क्लोज लूप मतलब जब करंट निकाल रहे हैं। तो ये बेसिक फर्क है टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल में बेटा। आई होप ये तुम्हें समझ आया होगा, बढ़िया एक एनिमेशन से समझा हमने इसको। नेक्स्ट देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने पहले भी बताया था भैया, एक बैटरी के अंदर मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है जिसमें से आपने एक्सटर्नली एक सर्किट को सप्लाई दे रखी है, समझे, और ये बैटरी के प्लेट्स हैं, ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसके ये इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए हैं। अब अगर जैसे स्विच क्लोज करोगे तो करंट ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा होगा, देखो ऐसे आ रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव कभी जाना चाहेगा? ये सारे नेगेटिव इसको आने देंगे, फोड़ देंगे इसको आने से पहले, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कैसे जा रहा है? इसका मतलब अपने बाहुबल ज़्यादा है, इसका हिम्मत ज़्यादा है, दम ज़्यादा है इसमें। अरे दम ज़्यादा मतलब क्या? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसके अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है ना, पूरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हो रही है, बैटरी देखो गर्म भी हो जाती है, तो वो हीट जो है उससे एनर्जी अब्जॉर्ब करके इतना ताकतवर हो रहा है कि उस हीट के बल पे ये उल्टा जा रहा है। जैसे 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 वो हीट बननी बंद, मतलब रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी। बंद कैसे हो जाएगी? पूरा का पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा, समय के साथ बैटरी ड्रेन हो जाती है ना। फिर हम उसको कभी जो रिचार्जेबल है उसको फिर से रिचार्ज करते हैं। लेकिन अगर सिंपल सेल है जो रिचार्जेबल नहीं है, वो समय के साथ साथ ड्रेन हो गया, मतलब
रिएक्शन होनी बंद हो गई, इसको ताकत मिलनी बंद हो गई, तो ये इधर से इधर नहीं जा पा रहा, तो करंट भी यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा। फिर क्या करेंगे, फेंक देते हैं उस बैटरी को। क्या समझे ये चीज़ समझे? इसी को ही एच.सी. वर्मा जी कहते हैं बैटरी मैकेनिज्म, बैटरी बैटरी मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये है बैटरी मैकेनिज्म, और आई होप ये समझ आएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, बैटरी के सीरीज में जो लगा होता है रेजिस्टेंस छोटू सा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पे भैया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट। जाहिर सी बात है, ये दोनों प्लेट जितनी दूर होगी उतना ज़्यादा दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में, तो जितनी ज़्यादा दूर होगी उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसी की वजह से बन रहा है, ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेल। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्लेट एरिया डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। जाहिर सी बात है, जितना प्लेट का एरिया अंदर डूबा होगा, जितना ज़्यादा, उतना आसानी से पहुंच जाएगा। सोचो ना, मान लो सिर्फ छोटा सा ही एरिया डूबा है, तो सेल को उस छोटे से एरिया में ही जाना पड़ेगा। यही इतना बड़ा एरिया डूबा हुआ है तो भाई कहीं भी चले जाए, है ना। तो जितना बड़ा एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है उतना रेजिस्टेंस कम है, मतलब साइज ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जितना इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा उतना ये रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और आखिरी है बेटा टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द बैटरी एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। बस ये चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। CBSE आपको यहाँ से सवाल दे सकता है, ठीक। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा होगा, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखने की बारी है। क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स? देखिए, दो तरीके के आपके पास कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। लेकिन ये कौन से कॉम्बिनेशन है? ये सेल और मतलब ये बैटरी के हैं। बहुत सारी बैटरी आपने दर सीरीज में लगा दी, बहुत सारी आपने बैटरी पैरेलल में लगा दी, तो क्या होगा ये आपको देखना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, फर्ज करिए कि आपके पास एक ये सेल है और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर आपके पास एक और सेल है, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसा मान लीजिए इसका EMF E1 है और इसका बेटा E2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और आपने इसको टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीचों बीच ऐसा लगा रखा है। अब क्या हो रहा है? अब जाहिर सी बात है इसमें कुछ करंट जा रहा होगा। लेट्स से करंट इसमें ऐसे जा रहा है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो बेटा करंट सेम है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा A और B के बीच में। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आपको KCL KVL आना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं भी आता, मेरे को पता है अगली जो वीडियो आने वाली है वो KCL KVL पे ही आने वाली है, फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूं ताकि आपको पता चले कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो। ध्यान से देखो, बहुत ही लेमैन टर्म्स में समझाऊंगा, बिल्कुल ऐसे कि जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझ जाए। देखो, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से, कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूंगा, बच्चे वाले तरीके से। देखो, जहां से हम A से B पे जा रहे हैं, तो जहां से तुम चलना है वो तुम्हारा सोर्स है और जहां जाना चाह रहे हो वो तुम्हारे लिए डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो पहले सोर्स की वोल्टेज लिखो, यहां कुछ वोल्टेज होगी, लेट्स से यहां की वोल्टेज को मैंने बोला V, ठीक। अब मैं यहां से कैसे जाऊंगा? मैं यहां से ऐसे चलूंगा। ध्यान से देखो, जब मैं ऐसे चलूंगा तो करंट के साथ मेरी हेड ऑन कोलिजन होगा, हेड ऑन टक्कर होगी, या मैं करंट के साथ साथ चल रहा हूं? ध्यान से देखो, करंट जा रहा है ऐसा, मैं जा रहा हूं ऐसे, भैया आमने सामने की टक्कर है। जब भी आमने सामने की टक्कर होती है तो एनाइलेशन होता है, मतलब ये देखो, ये ऐसे आमने सामने की फैर टक्कर होते के साथ ही कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो जब भी आपकी आमने सामने की टक्कर होगी, आप हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करोगे, हमेशा याद रखना, जब भी आपकी आमने सामने की टक्कर होगी यूज पॉजिटिव साइन। और जब भी आपकी दिशा और करंट की दिशा एक साथ है तो आप नेगेटिव साइन यूज करोगे, इसको याद रखना, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अब ये और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है भाई, KCL KVL में समझाएंगे, लेकिन अभी ऐसे याद रखो। दूसरा, जिस भी सेल से आप निकल रहे हो उसके कौन से दरवाजे से निकले वो साइन याद रखो। देखो, मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, A से B,
पहला सेल आया E1, E1 के कौन से टर्मिनल से मैं निकल रहा हूँ? ये बड़ा डंडा हायर पोटेंशियल, ये छोटा डंडा लोअर। अच्छा इसको भी समझो, अच्छा हुआ ये हायर लोअर आ गया बीच में। देखो जब भी तुम बैटरी या सेल पढ़ते हो, ये क्या होता है? ये क्या सर, ये क्या होता है सर? ये होता है पॉजिटिव। ये क्या होता है? ये होता है नेगेटिव। अबे ये तो बाहर रिक्शे वाले को भी पता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये लेमैन टर्म्स में यूज़ करते हैं। आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तो इसको हमेशा बोला करो हायर पोटेंशियल, और ये होता है लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव नेगेटिव तो उन लोगों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा। आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है तो आप हायर और लोअर पोटेंशियल का टर्म को यूज़ करा करिए। तो ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो मैं कहाँ से निकल रहा हूँ? लोअर पोटेंशियल पे, नेगेटिव से निकल रहा हूँ। तो नेगेटिव से निकल रहे हो तो नेगेटिव साइन यूज़ कर लो। तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी VA, अब मैं कहाँ से निकल रहा हूँ? छोटे डंडे से, तो -E1, फिर मेरी हेड ऑन टक्कर, टोटल टक्कर, तो I प्लस का साइन IR1, फिर नेगेटिव से E2, फिर सीधा टक्कर आमने सामने, तो प्लस IR2। ये इक्वेशन बनी, और फिर मैं पहुंचूंगा VB पे, तो ये रही मेरी डेस्टिनेशन इक्वल्स टू VB। देखो ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये KVL लगाया है, और ये सब कुछ वोल्टेज ही है। और क्या? V इक्वल्स टू IR, तो ये वोल्टेज है। E खुद एक वोल्टेज है, EMF है। VA VB ये खुद एक वोल्टेज है, वोल्टेज एट A, वोल्टेज एट B। ये क्या है? वोल्टेज एट A, और ये है वोल्टेज एट B। तो हमेशा ये ट्रिक याद रखो, सोर्स से स्टार्ट करो और इक्वल टू के बाद डेस्टिनेशन लिख दिया करो, आपकी सारी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप कुछ मत करो, इसको इधर उधर फेंको। आइए इधर उधर फेंकते हैं। तो ये इसको यहाँ फेंको तो ये बन जाएगा VA माइनस VB। यहाँ देखो माइनस का साइन लेके मैं लिख सकता हूँ E1 प्लस E2, और यहाँ पर I कॉमन लेके लिख सकता हूँ I R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 0। समझे? अब चाहो तो इस सबको उधर फेंको तो ये बन जाएगा VA माइनस VB इक्वल्स टू, इधर फेंको तो ये बन जाएगा इक्वल टू के E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। देखो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन जनरल इक्वेशन डेल्टा V इक्वल्स टू E माइनस I R से कर दो। तो ध्यान से देखो, ये है R इक्विवेलेंट, ये है E नेट, और ये है पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। तो आप बोल सकते हो कि E नेट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेट EMF आप दोनों को सिंपल ऐड करके करोगे, EMF को ऐड कर दोगे, और टोटल रेजिस्टेंस तो सीरीज में सिंपल ऐड ही होता है। अब अगर ये ना देखे, पहले बताओ ये समझ आया? अब अगर ये ना देखे, मान लो टीचर आपको यही कॉम्बिनेशन दे, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में एक चेंज कर दे, इस कॉम्बिनेशन में एक चेंज कर दे। क्या चेंज करे? वो ऐसे ही दे दे, लेकिन अब वो सिर्फ एक बैटरी, इसको पलट दे, पलट के लगा दे, पलट के, मतलब नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, और ये आपका बन जाएगा E2। देखो यहाँ कैसे लगी है, ऐसे, और वहाँ पलट के लगा दे। अब इक्वेशन क्या बनेगी सोचो। अब वो आपसे बोले कि भैया आप इक्वेशन बना के दिखाओ। तो सर इक्वेशन बनाने के लिए मैं सिंपल जो मैंने इक्वेशन पहले बनाई थी उसी को फॉलो करता हूँ, और उसी में साइन चेंज करता हूँ, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। सेम VA से VB तक चलो, आओ चलते हैं। तो VA की जगह V, मैं E1 के कहाँ से निकल रहा हूँ? नेगेटिव से, तो माइनस I1, फिर हेड ऑन टक्कर तो IR1, फिर कहाँ से निकल रहा हूँ? पॉजिटिव से निकल रहा हूँ, मतलब ये जो माइनस मैंने लिखा है ना बेटा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बड़े डंडे से निकल रहा हूँ ना, पॉजिटिव से, प्लस IR2 इक्वल्स टू VB।
ये इक्वेशन बन गई। अब तो बस फिजिक्स खत्म, मैथ स्टार्ट है। अब मैथ्स में देखो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ फेंको तो वी ए माइनस वी बी, माइनस कॉमन ले लो तो ये अगर E1 और E2 में से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा E1 और ये हो जाएगा माइनस E2, मतलब ये हो जाएगा माइनस E2, ये हो जाएगा माइनस E2, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। उसके बाद इक्वल टू के उस तरफ फेंक दो तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू E1, ये देखो माइनस का उधर हो जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस अंदर सेम रहेगा, तो यानी ये रहेगा माइनस E2, माइनस E2, और ये माइनस IR1 प्लस R2। इसका कंपैरिजन इससे करो तो आपको पता चलेगा कि R इक्विवेलेंट तो अब भी सेम है, चाहे बैटरी उल्टा कर दो, रेजिस्टेंस तो दोनों को ऐड करके आएगा, लेकिन E इक्विवेलेंट सेम नहीं है। E इक्विवेलेंट में माइनस आ गया है, यानी ये बन जाएगा माइनस E2। बताइए क्या आपको ये डेरिवेशन समझ आई, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, CBSE आपको दे सकता है। जैसे ये समझ आया वैसे ही हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या है, पैरेलल में कुछ भी नहीं, मेरे पास एक सेल है, इसमें एक रेजिस्टेंस है, फिर मेरे पास एक सेल है और एक रेजिस्टेंस है, और इनको मैंने पैरेलल में लगा दिया है ऐसे। दो मेरे पास टर्मिनल हैं, ये है मेरे पास A, ये है मेरे पास B, और यहाँ पर वोल्टेज EMF E1 R1 और ये E2 R2। जाहिर सी बात है करंट भी फ्लो कर रहा होगा, यहाँ से करंट I आया होगा, फिर I बटा होगा, यहाँ I1 गया होगा, यहाँ I2 गया होगा, फिर I2, फिर I1, और I1 I2 यहाँ से आगे जाके फिर से I बन जाएंगे। अब मैं A से B जाऊँगा, वही सेम काम करते हो, आइए करते हैं। आइए, तो अगर आप A से B जा रहे हो तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो पहले ऊपर से जाएंगे फिर नीचे से जाएंगे, मतलब पहले मैं जा रहा हूँ वाया A, नाम दे रहा हूँ CD, और फिर जाऊँगा EF, मतलब पहले नीचे से जाऊँगा फिर ऐसे ऊपर से। तो पहले हम ऊपर से चलते हैं, तो पहले जा रहे हैं ACDB, पहले ऐसे जा रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो VA ऊपर गए नेगेटिव से निकला तो माइनस E1, फिर हेड ऑन टक्कर तो प्लस I1 R1 इक्वल्स टू VB, ये बने। सिमिलरली अगर मैं नीचे से जाऊं, मतलब मैं जाऊं वाया EFB, तो इक्वेशन बनेगी VA माइनस E2, तो ये क्या बन जाएगा माइनस E2 और हेड ऑन टक्कर तो प्लस I2 R2 इक्वल्स टू VB। देखिए ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से मैं I1 और I2 की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आइए वैल्यू निकालते हैं। तो भैया ये रहा VB, इसको यहाँ फेंको, सबको यहाँ फेंक दो, तो ये हो जाएगा, देखिए VA माइनस VB माइनस E1 इक्वल्स टू माइनस I1 R1, इसको यहाँ फेंक दिया, इसको यहाँ फेंक दिया, और ये भी हो जाएगा VA माइनस VB माइनस E2 इक्वल्स टू माइनस I2 R2। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ I1 विल बी इक्वल्स टू VA माइनस VB माइनस E1 बटे R1, ये माइनस आएगा, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि VA माइनस VB I2 की वैल्यू होगी VA माइनस VB माइनस E2 बटे का R2, ये माइनस I2 की वैल्यू है। देखिए ये वैल्यू, अब आप कुछ मत करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये माइनस साइन इधर चेंज कर दो, तो जब आप इधर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस यहाँ से हटेगा और ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यानी ये भी हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये I2 की वैल्यू आपके पास आ गई। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, I2 इक्वल्स टू दिस। अब आप ध्यान से देखिए, आपको पता है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है, तो आप जानते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो यहाँ से बेटा I हो जाएगा, I1 की वैल्यू क्या है सर, ये है, आइए रखते हैं, I1 की वैल्यू है E1 माइनस VA माइनस VB बटे R1। बेटा R1 को ना मैं सबके नीचे ऐसे लिख रहा हूँ, और प्लस I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 हो जाएगा E2 माइनस VA माइनस VB बटे R2 बाय R2।
अच्छा, वी ए माइनस वी बी बार बार लिखना पड़ता है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लेट वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डेल्टा वी, यही तो टर्मिनल पोटेंशियल है डेल्टा वी, इसको डेल्टा वी मान लिया, मेरा काम बच जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास डेल्टा वी ऐसा कुछ आ गया। अब आप E1 को E2 के साथ और इन दोनों को एक साथ लिखिए, तो ये बन जाएगा I इक्वल्स टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा वी बटे R1 प्लस डेल्टा वी बटे R2। देखिए ऐसा हो जाएगा, माइनस का माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, डेल्टा वी बाई R1 प्लस डेल्टा वी बाई R2। अब आप समझ रहे होंगे कि ये डेल्टा वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ऐसे कुछ फॉर्मेट में मैं इसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा इसको यहाँ फेंकिए, इसको यहाँ फेंकिए, तो ये बन जाएगा डेल्टा वी बाय R1 प्लस डेल्टा वी बाय R2, ये इधर आके प्लस हो गया, इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और I को यहाँ भेज दीजिए माइनस आई। देखिए ऐसा कुछ हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये कुछ मेरे पास ऐसा सा रिलेशन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसमें से अगर आप चाहो तो डेल्टा वी कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा डेल्टा वी और अंदर मिलेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस आई। बेटा इसको यहाँ फेंको, तो डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बटे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 माइनस में I, और ये नीचे आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन करें किससे, डेल्टा वी से, तो आपको क्या मिलेगा, आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन कर दीजिए डेल्टा वी से, इस इक्वेशन का कंपैरिजन करिए, कंपेयर इट विद डेल्टा वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, तो आप देखेंगे डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी ई कितना आ रहा है, तो ई नेट आपके पास कितना आ रहा है, ई नेट आ रहा है बेटा आपके पास E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 बटे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R इक्विवेलेंट आ रहा है 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, कितना आ रहा है 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 प्लस R1, इसको ऊपर फेंकिए तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2, मतलब वही पैरेलल का फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, R इक्विवेलेंट इज R1 R2 बटे R1 प्लस R2, डायरेक्ट पैरेलल का फॉर्मूला। तो जब भी पैरेलल में होंगे तो आपको EMF के लिए ये और R इक्विवेलेंट के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, एंड दिस इज हाउ वी डू इट। अगर उसने पैरेलल में एक बैटरी पलट के लगा दी तो सीरीज की तरह आप माइनस साइन का उपयोग करेंगे, जहां भी जो भी बैटरी पलटी है हम उल्टे हाथ को पॉजिटिव और पलटने को उस तरफ को नेगेटिव मान के सर्किट को सॉल्व करते हैं। क्या ये बात आप समझे? सो दैट इज हाउ यू डू इट, और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है खत्म। अब आके देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं सीरीज मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या है? इसमें आपको कहता है सीरीज और पैरेलल दोनों में लगा दिया, मतलब वो कह रहा है कि फर्ज करिए आपके पास कुछ सेल्स हैं और उनके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ऐसे आपके पास बहुत सारी रोज हैं, रोज बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी हैं। मैं एक आइडिया देता हूं आपको, एंड सो ऑन। तो वो ये कह रहा है कि आपके पास ऐसे बहुत सारी रोज हैं, तो उसने बोल दिया है कि आपके पास ऐसे n सेल्स हैं, n सेल्स हैं, और ऐसे आपके पास m रोज है बेटा, m रोज। हर एक सेल का EMF E है, हर एक का E है, और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ऐसे बहुत सारे हैं। एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, और ऐसी m रोज है। तो जब ऐसा ग्रुपिंग कर दे तो आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? सर एक लाइन में कितने हैं?
n सेल्स, और ऐसी कितनी रो है m, तो n इंटू एम कर दो, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे। तो इसका आंसर तो सिंपल n इंटू एम, दिस इज द आंसर, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। दूसरा 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 EMF ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा, EMF ऑफ कॉम्बिनेशन से पहले आप ये बताओ, रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट, या इसको ऐसे समझो, R इक्विवेलेंट मतलब इन सभी सेल्स का नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो एक रो का रेजिस्टेंस कितना होगा सर, एक रो में तो सारे सीरीज में, कितने सीरीज में है सर, पता नहीं, n नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं, यानी R प्लस आर प्लस आर एंड बहुत सारे R। ऐसे कितने R हैं सर, n टाइम्स ऑफ R होंगे। तो एक रो में जो रेजिस्टेंस होगा वो NR हो जाएगा, एक रो में NR। और ऐसे कितने रोज हैं, m रोज हैं। तो जब सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस बहुत सारे होते हैं तो हम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बटे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं। तो एक रो में रेजिस्टेंस है NR और ऐसे कितनी रोज हैं m, तो हम सिंपल NR बटे m कर लेते हैं। अगर ये नहीं समझ आया कि कैसे करा तो वीडियो जाके देखो, सीरीज पैरेलल में 10वीं का फॉर्मूला है ये, जिससे निकाला है। तो इतना R इक्विवेलेंट है। क्या ये बात समझे? अगर आपने इसको कनेक्ट कर रखा है किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ, मान लो इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को आपने आगे जाके किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ भी कनेक्ट कर रखा है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे सर, इसको इसमें आपको ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम सिर्फ बैटरी का ही लेके समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं, थर्ड पे, EMF, नेट EMF बताइए, नेट EMF। तो सर सीरीज में EMF कैसे निकालते हैं सर, सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर दो। और ये सारी पैरेलल में तो वोल्टेज वैसे ही सेम होती, तो यानी नेट EMF विल बी E बटे टोटल हो जाएगा n टाइम्स ऑफ E। यही इसमें भी एनी सब में एनी। क्यों सर, इसमें ज़्यादा कम ऐसा थोड़ी होगा, सेम ही तो है। अब पैरेलल में तो वोल्टेज वैसे ही कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, तो NE EMF आएगा। अगर आपसे करंट पूछे, I बता दे बेटा, तो I क्या हो जाएगा, EMF बटे R इक्विवेलेंट। तो EMF कितना है, NE बटे NR बटे M। और अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ तो वो भी आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, NE बटे NR प्लस RM और ऊपर M। देखो ये भी है, ये करंट होगा, ठीक है ना। तो देखिए नेट रेजिस्टेंस बता दिया, EMF बता दिया, I बता दिया और टोटल नंबर ऑफ सेल्स बता दिए। तो ये इस फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कभी कभार सवाल में वो आपसे पूछता है कि पैरेलल मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में ही मैक्सिमम करंट आपसे पूछता है, ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कि मैक्सिमम करंट अगर हमको चाहिए तो उसकी क्या कंडीशन है। तो आपको पता है कि अभी हमने करंट की क्या इक्वेशन लिखी है, I इक्वल्स टू NEM बटे NR प्लस RM। आइए इसी इक्वेशन को पकड़ते हैं, तो वी नो I इक्वल्स टू NME बटे NR बटे MR। मेरे ख्याल से मैंने वो गलत कर दिया, हाँ, M के साथ कैपिटल R है, M के साथ कैपिटल R और इसके साथ स्मॉल r। ये आपके पास फॉर्मूला है। आपसे पूछ रहा है कि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, I मैक्स चाहिए, तो I मैक्स की क्या कंडीशन हो सकती है सर। अगर मैक्सिमम करंट चाहिए, ये ज़्यादा मैक्सिमम चाहिए, तो सर ये मिनिमम होना चाहिए, NR प्लस MR मिनिमम होना चाहिए। ध्यान से देखो, मैं NR और MR को कैसे लिख सकता हूँ। NR और MR को अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको NR माइनस अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR का होल स्क्वायर प्लस 2 NR 2 NR MR लिख सकता हूँ। देखो, अरे मास्टर ये कैसे लिख दिया,
बड़ा आसान है। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलो तो ये कितना बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस 2ab को निपटाने के लिए मैंने, सॉरी प्लस क्यों कह रहा हूँ मैं, और माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस 2ab। और इस माइनस 2ab को निपटाने के लिए प्लस nr mr मैंने यहाँ बता रखा है, तो देखो इससे ये कट जाएगा, तो nr प्लस mr बराबर nr प्लस mr। इसलिए बेटा ये मैंने इसको ऐसे लिखा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो अगर मैं इसको देखूँ और मैं बोलूँ कि मुझे ये वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो ये वैल्यू इसके बराबर है। अब ये पूरी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम का मतलब ये जो स्क्वायर आ रहा है ये भी मिनिमम होना चाहिए। और किसी भी चीज़ का स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। ये अगर ज़ीरो हो गया तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। स्क्वायर ज़ीरो कब कर देंगे, स्क्वायर ज़ीरो कब करेंगे, जब मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अंडर रूट माइनस एम आर का स्क्वायर ज़ीरो हो जाए तो ये सारा मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर खोलो तो ये बन जाएगा अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी एन आर इक्वल्स टू एम आर, यानी आर इक्वल्स टू एन आर बटे एम आ जाएगा, समझे। अब एन आर बटे एम क्या होता है ज़रा देखना पीछे, एन आर बटे एम ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है जब आपका करंट मैक्सिमम होना है। तो कभी भी आपसे पूछे कि करंट को मैक्सिमम करने की क्या कंडीशन है, तो दिस इज द कंडीशन। तो आई होप ये समझ आया होगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट ऑफ अ सेल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन। आइए फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। आपको कह रहा था रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 3 वोल्ट, मतलब सेल का ईएमएफ आपको दे रखा है कितना, 3 वोल्ट। कह रहा है व्हेन द टर्मिनल ऑफ सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अच्छा, मतलब आर दे दिया है 4 ओम। देन द वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप टू 1.2। अब ये ड्रॉप हो गई 1.2, मतलब ये बेटा आपका डेल्टा वी है, कितना, 1.2 वोल्ट। कह रहा फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आपको पता है ई क्या, वी क्या होता है, आपको पता है वी क्या होता है, आपको पता है वी क्या होता है, वी होता है सर ई माइनस आई आर, ये होता है। तो आर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ फेंकिए तो आई आर इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा ई माइनस डेल्टा वी, यानी आर इक्वल्स टू ई माइनस डेल्टा वी बटे आई। अच्छा, आई क्या होता है, आई क्या होता है, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई क्या होता है सर, वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो आई होगा वी बटे आर। तो वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी, और आर कैपिटल आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आर क्या आया बेटा, आर क्या आया, ई में से ई कितना है 3 माइनस डेल्टा वी यानी 1.2 बटे डेल्टा वी कितना था 1.2, और आर कितना आया, कैपिटल आर 4। इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 3 में से 1.2 गया तो 2, 1.8 बटे 1.2 इंटू में 4, इसको काटो, 4 3 12, 4 से 4 गया, 3 6 18, सर आर आया 6 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम का होगा। सो दैट इज हाउ यू डू इट। इतना सा सवाल था, इजी पीजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम। आपके पास एक बैटरी है जो 2 वोल्ट की है, ठीक है, आपके पास एक बैटरी है जिसका EMF इज 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है R, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम। अच्छा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है थ्रू एन एमीटर, एक एमीटर भी है जो रीडिंग दे रहा है, जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और एमीटर की रीडिंग है 50 मिली एम्पियर। ड्रॉ द सर्किट। अच्छा, पहले तो सर्किट ड्रॉ करते हैं, आइए बनाते हैं। तो सर ये रही बैटरी,
2 वोल्ट की, इस 2 वोल्ट में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि R है, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है और एमीटर भी है। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम और रेटिंग ऑफ एमीटर कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 50 मिली एम्पियर बता रहा है। इसका मतलब क्या है, करंट कितना दौड़ रहा है, करंट कितना दौड़ रहा है, 50 मिली एम्प्स, इतना करंट इसमें दौड़ रहा है। कह रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ये रहा सर्किट डायग्राम। फिर कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू बताइए, आर की वैल्यू निकालनी है। आइए कैसे निकालेंगे, देखिए 2 वोल्ट ये रहा, 50 मिली एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, तो 50 मिली एम्पियर, टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं पहले, आर टोटल कितना है सर्किट का, आर टोटल है 10 और 2 12, 12 और आर यानी 12 प्लस आर, ये टोटल रेजिस्टेंस है भाई, ये टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस आपको दे दिया, करंट भी आपको पता है कितना 50 मिली एम्पियर और 2 वोल्ट यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर कितना ड्रॉप होने वाला है, यहाँ पर कितना 10 और 2 12, 12 का 12 इंटू 50 मिली एम्पियर करो, कितना हो जाएगा 12 इंटू 50 मिली एम्पियर, तो ये आया 12 पंजे 60, 60 600 इंटू 10 की पावर -3 यानी 1 2 3 यानी 0.6 वोल्ट, मतलब 0.6 वोल्ट जो है वो इधर गिर गया। तो यहाँ कितना गिरा, 2 में से 0.6 चला गया तो आपका बचा 1.4, तो 1.4 वोल्ट यहाँ गिरा, तो आपके पास 1.4 वोल्ट है जो यहाँ गिर रहा है इसके अंदर, तो 1.4 बटे 50 मिली एम्पियर बटे 50 इंटू 10 की पावर -3, ये बेटा आर के बराबर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा होगा 14 बटे 50, ये गया, ये हो गया 5 दूनी 10, 11 12 13 14, 5 8 ज़ा 40, तो स्मॉल आर विल बी 28 28 ओम, स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो 28 ओम होगी। समझे ना, समझ रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल रेजिस्टेंस 12 प्लस आ रहा है, खैर उसकी इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं, मैंने देखा कि 50 मिली एम्पियर का करंट है, तो कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी कुछ यहाँ ड्रॉप होगी, तो 10 और 2 12, तो 12 इंटू आई कर दिया, तो मुझे ये पता चल गया यहाँ मिलके कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, 0.6 वोल्ट ड्रॉप हो गया इन दोनों में। तो 2 में से 0.6 घटा दिया तो बचा वो वोल्ट जो यहाँ ड्रॉप हो रहा है, वो कहाँ ड्रॉप हो रहा है, इस आर में ड्रॉप हो रहा है। तो कितना वोल्टेज आया भाई, 2 में से 0.6 गया तो 1.4 बचा, तो 1.4 वोल्ट ये खा गया, तो 1.4 बटे 50, 50 करंट इसमें आ रहा है ना, तो इसको सॉल्व कर दिया, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, V इक्वल्स टू आई आर, तो R हो गया V बटे आई, इसको सॉल्व करा 28 ओम आ गया, मतलब R जो है 28 ओम है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस तो यहीं है, इसलिए ज़्यादा वोल्टेज यहीं ड्रॉप हो रहा है। सो दैट इज़ हाउ यू डू इट। आइए देखिए बेटा, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको सारी वैल्यू दे रखी है, आपको कह रहा है कि E1 जो है वो है 10 वोल्ट, E2 है 4 वोल्ट, R1 R2 1 ओम 1 ओम एंड कैपिटल R इज़ 2, आपको ये दे रखा है। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए जो यहाँ और यहाँ है। तो पहले तो यार टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, R टोटल कितना आ रहा है, 2 1 1 यानी 4 ओम है, 4 ओम है। अच्छा ई नेट भी आप निकाल सकते हो, देखो देखो सीरीज़ का केस है और अपोजिट फैशन है, तो डायरेक्ट E1 माइनस E2 कर लो, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 का मतलब 6 वोल्ट, तो आई निकाल सकते हो, आई कितना आ जाएगा 6/4, 2 दिन 4 2 3 1.5 एम्पियर, मतलब 1.5 एम्पियर का करंट जो है वो इसमें ऐसा घूम रहा है। ठीक है, तो आई है 1.5 एम्पियर। अब आपको क्या कह रहा है, डेल्टा वी निकालना है, तो आइए पहले में देखो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू ई माइनस आई R1, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू ई कितना है बेटा 10 है, माइनस आई कितना है 1.5, R1 इज़ 1, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 8.5 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, सेकंड बताइए, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड देखिए, तो सेकंड में डेल्टा वी इक्वल्स टू ई, लेकिन एक चीज़ गौर करो,
सेकंड में जो हमारा करंट है वो ऐसे एंटर हो रहा है, पॉजिटिव में एंटर हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव से निकलता है। लेकिन अगर पॉजिटिव में एंटर हो रहा होगा यानी ये केस चार्जिंग का है, चार्जिंग। तो इसका मतलब डेल्टा वी इक्वल्स टू ई प्लस में आई आर वन, यानी डेल्टा वी इक्वल्स टू 4 प्लस में आई इज़ 1.5 इंटू में 1, यानी डेल्टा वी इक्वल्स टू 5.5 वोल्ट। डेल्टा वी इक्वल्स टू 5.5। सो दिस इज़ द आंसर एंड दैट इज़ हाउ यू डू इट। एक बार देखो, बताओ समझ आया कि नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट ईच जॉइंड इन पैरेलल टू प्रोवाइड टू एन एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, मतलब वो कह रहा है कि ऐसे 1.5 वोल्ट के दो सेल को पैरेलल में ज्वाइन कर रखा है और एक एक्सटर्नल सर्किट में जिसमें दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में। अच्छा, तो पैरेलल में तो इसका आधा कर लेना, 17.5 का आधा कर लेना, और ये 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट और ये RR। तो नेट रेजिस्टेंस तो देखो, मैं पहले कह रहा हूँ ये पैरेलल में तो 17/2, 17/2 कितना होता है, 2 8 16, 2 5 10, 8.5। तो 8.5 ओम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर स्मॉल आर नेट कितना होगा, आर नेट होगा सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R/2 होगा, ठीक है। अगर मैं आर नेट की वैल्यू निकाल लूँ तो सवाल हो जाएगा। अच्छा, मुझे पता है मुझे पता है डेल्टा वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है, आई आर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आई आर इक्वल्स टू ई माइनस डेल्टा वी, और आर इक्वल्स टू ई माइनस डेल्टा वी बटे आई हो जाएगा। तो आर विल बी, ई कितना है 1.5 माइनस डेल्टा वी 1.4, आई कितना होगा, आई होगा, आई है जो करंट यहाँ, अब आई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, आई है तो यहाँ कितना ड्रॉप आ रहा है 1.4 का, तो आई कितना हो जाएगा यहाँ, आई हो जाएगा 1.4 बटे 8.5, ये हो जाएगा। तो आई को मैं लिख सकता हूँ 1.4 और बटे का 8.5 बेटा ऊपर चला जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो यही मेरा आर इक्विवेलेंट होगा और यह आर इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा। तो इन दोनों को कंपैरिजन कर दीजिए, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा R/2 इक्वल्स टू 0.1 बटे 1.4 इंटू में 8.5। तो कॉम्प्लेक्स हो गया यार, कोई नहीं, देखते हैं, काटो। तो 2 7 14 और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 10, 7 कम 7, 7 दूनी 14, फिर बचा 1 10, 7 कम 12.1, 1.2, R will be equal to 1.2 approximate, and this is your answer, ठीक है। So that is how you do it। एक बार देखो और बताओ ये समझ आया या नहीं। समझ आया तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमें क्या दे रखा है, कह रहा है 12 सेल्स ईच ऑफ EMF 1.5, ठीक है। मतलब आपको कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो हैं 12, और आपको पता है n इंटू एम क्या होता है, यही होता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हमने शुरुआत में करा था। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, सबकी वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Nm फॉर विच करंट इज मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम कब होता है भाई बताओ, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, Nm बटे Nr बटे M, सॉरी Nr बटे M, इसके बराबर होता है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 1.5, स्मॉल n कितना है पता नहीं, स्मॉल r कितना है 0.5। अच्छा, मैं यहाँ से m को लिख सकता हूँ क्या, m कितना हो जाएगा 12 बटे n हो जाएगा, इसको यहाँ रख दो, हो गया सवाल। 1.5 इक्वल्स टू n इंटू में 1/2 और ये हो जाएगा 12 और बटे का 2 ऊपर, 12/2, 0.5 मतलब 1/2 ना। ये तो पूरा कट गया, जो कट रहा है उसे काटो, ये तो पूरा कट गया। 12 को यहाँ भेजो तो n इक्वल्स टू 12 इंटू में 1.5, तो ये कितना हो जाएगा
इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 छिक्का 12, 6 तिये 18, n इक्वल्स टू 18। n आया 18, n इज़ 18। अगर n 18 है तो m कितना हो जाएगा? इनमें कोई गलती होगी क्या? r कितना 1.5, n की जगह n, r है कितना 0.5 बटे का m की जगह मैंने लिख दिया 12 बटे n, तो m की जगह मैंने लिख दिया 12, अरे n तो लिखा ही नहीं, यहाँ गलती हो गई भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, डिसलाइक मार दो वीडियो को। n इक्वल्स टू n इंटू में 1/2 और m की जगह है 12 बटे n, तो 12 और बटे का n ऊपर जाएगा। अब सही, तो 1.5 इक्वल्स टू n स्क्वायर बटे 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 घंटे। तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 तिये 12 एकम 12 दूनी 24, 12 तिये 36, n स्क्वायर 36, यानी n आ गया 6। अब ठीक, n की वैल्यू आई 6 और रोज़ कितनी है बेटा? n की वैल्यू यहाँ वापस रख दो, तो m आ जाएगा 12 बटे 6 यानी कि 2। तो फाइनल आंसर m is 2, n is 6। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है ना? देख लो, समझ आया तो बताओ। और इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी। हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे, हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स देखे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को बचाओ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स को मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें देखेंगे KCL KVL। तब तक बढ़िया से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो। हाफ ईयरली भी आने वाले, सब सही होगा। अगर हाफ ईयरली के कोई डाउट है तो कमेंट करो, कुछ नया प्लान भी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। बाय बाय।